वैसे तो लेके बैठना चाहिए, है ना। ओके, कितने स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, देखो कितने कम आया ना, मेरे को पता था मॉर्निंग में कम ही आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं है, मैं वीडियो ये वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, सबको दिखाई दे रहा है क्या थोड़ा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ये देखो, देखो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करने वाले स्टीरियोकेमिस्ट्री से, है ना, यही टॉपिक था। पहले थोड़ा बहुत इसका कवर कर लेते हैं, देन हम आरएस नोमेनक्लेचर पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या, अभी तुम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हो, या कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं भी पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो वहां पे ना ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वर्ड बार बार आएगा, तो मैं चाहती हूँ कुछ चीजें मैं तुम्हें अभी क्लियर करते हुए, ताकि जब मैं वहां पे तुम्हें पढ़ाने बैठू ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये मैम क्या करा रही है, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बच्चे बेसिकली क्या होता है ना, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से डील करती है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल का, उन एंड देयर इफेक्ट ऑन, और उनका जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट है, उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे कि तुम्हें पता है, जो तुम टेट्राहेड्रल बनाते हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट आज का रहने वाला बच्चे, 1 सवा घंटे का लेक्चर, तो ध्यान से समझते हुए चलना, जहां भी इतना सा भी डाउट आएगा ना मुझसे पूछ लेना, क्वेश्चन इससे इजी आता है, तो अच्छे से समझना है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे हमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल बनाने की क्या हैबिट होती है, हम ऐसे बनाते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में कैसे दिखता है, 3D मॉडल ऐसे दिखता है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि 2 बॉन्ड तो बेसिकली प्लेन में होते हैं, एक आगे की साइड होता है और एक बैक साइड होता है ना। जो ये डैश है हम क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, याद आ रहा है थोड़ा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गौरव की आवाज तो सही बुलंद है भाई। ये है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, चलो ठीक है। उसके बाद आओ, अब क्या बोल रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो ये वाला क्या देखना है इसमें, देखो आइसोमर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आइसोमर सबको पता है, आइसोमर क्या बोलते हो तुम, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, यही पढ़ते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये ना चार्ट सा बना हुआ है, मुझे काफी अच्छा लगा, तो तुम इसको रेफर कर सकते हो। देखो आइसोमर ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, और स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है मैम ने नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं, इसमें देख लो। आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें आप वो सारे पढ़ते हो ना, चेन आइसोमर पढ़ते हो, पोजिशनल आइसोमर, वो ये सब जो है वो सारा कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में आ जाता है, ठीक है। लिखा क्या हुआ है, आइसोमर डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम, समझे इस मतलब क्या है। सपोज आपको 2 कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे मान लो मैं आपको एक तो लिखती हूँ यहाँ पे CH3 HBr, और यहाँ पे ले लो F, ठीक है। एक मैं ले लेती हूँ CH3 HBrI। अभी क्या है बच्चे, आप ना इन दोनों के स्टीरियो आइसोमर नहीं बता पाओगे, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर आप तभी बताओगे जब दोनों की कंपाउंड की कनेक्टिविटी सेम हो। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है बच्चे, जो ये कार्बन है ना, इस पे चारों ग्रुप सेम लगे होने चाहिए। अभी देखो यहाँ पे CH3 HBr और F है, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, CH3 HBr और I है, ठीक है। तो अगर कनेक्टिविटी ही सेम नहीं है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगर कनेक्टिविटी ही सेम नहीं है बच्चे, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, कंस्टिट्यूशनल कैटेगरी में डालते हैं, और यू कैन से स्ट्रक्चरल आइसोमर में आते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर की बात आप तभी करेंगे जब 2 मॉलिक्यूल की कनेक्टिविटी सेम हो। जब यहाँ पे मैं F लिखूंगी तब आप सोचेंगे कि यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर होंगे। अब वो कैसे होंगे, कॉन्फ़िगरेशनल होंगे, कॉन्फर्मेशंस होंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, कनेक्टिविटी क्या होता है, समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आइसोमर ma'am. 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चे, कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशन। देखो कन्फर्मेशनल वही है जो तुम 11th क्लास में पढ़ते हो, है ना, कौन कौन से स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, गोशे, याद आ रहा है सबको। बेसिकली कन्फर्मेशन आइसोमर क्या होता है, जिसको हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। जिसको नहीं कर सकते वो कहाँ आते हैं बेटा,
कन्फिगरेशनल आइसोमर में आते हैं। और इससे क्वेश्चन आया है अभी तुम्हारा रिसेंट नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपको ना 2 सोहोर्स वो बना के दिया हुआ है, सोहोर्स फॉर्मूला। ठीक है, सोहोर्स बेसिकली 2 मॉलिक्यूल के सोहोर्स प्रोजेक्शन बना के दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि इनका रिलेशन बता दो। आपको ऑप्शन में दे रखा था आइडेंटिकल है, मीजो कंपाउंड्स है और कन्फर्मेशनल है। तो आपको पता है एक स्टैगर्ड दे रखा था और एक इक्लिप्स दे रखा था, और आपको पता है ये किसके पार्ट है, कन्फर्मेशनल आइसोमर के पार्ट है। ठीक है, हाँ। और कॉन्फ़िगरेशनल में बच्चे कौन से आते हैं तुम्हारे, ज्योमेट्रिकल, जिसको आप सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है जी, इतना ठीक है। ये चार्ट थोड़ा ध्यान रखना। अभी क्या है बच्चे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने तुम्हें कहाँ बता दिया था, वहां पे जब हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, अगर तुम्हें याद हो, तो मैंने ये बोला था अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव होगा तुम्हारा कंपाउंड, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, मेन पोलराइज साइड को रोटेट कर देगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलोगे, लेफ्ट हैंड और साइड लेफ्ट हैंड साइड तो लेवोरोटेटरी। Levorotatory. तो ध्यान रखना बच्चे, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव जो होंगे कंपाउंड्स वही ये काम करेंगे, वही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है और नहीं ध्यान रखना। ठीक है, चलो जैसे देखो ये तो पूरा फिगर डायग्राम बना के दिखा रखा है। पोलैरिमीटर होता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट, याद आ रहा है, पोलैरिमीटर मैंने कहा था Yes, instrument ma'am. है ना। तो वही ये बना रहे थे। वैसे तो वो बहुत बड़ा होता है, मैंने कहा था पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ऐसी ट्यूब सी होती है। ठीक है, ऐसे जैसे तो इसमें दिख रहा है ना स्क्रीन में, ऐसा नहीं होता है, कुछ मतलब बहुत अलग होता है इससे। ठीक है, अगर किसी को देख रहा है तो तुम गूगल पे सर्च मार सकते हो पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। ये छोड़ दो बच्चा, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना अभी। उसके बाद बच्चे आते कायरलिटी। कायरलिटी तो तुम सबको पता है। द वर्ड कायरल is used for those which have right-handed and left-handed forms, that is molecule which have handedness, and the general property of handedness is termed chirality. An object which is not superimposable upon its mirror images is chiral. chiral क्या होता है, सिंपल, ये वाला हमारा देखो हैंड का एग्जांपल इसमें भी बना के दे रखा है, देखो है ना, हमारे ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या है, आपस में कायरल है। याद आ रहा है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगी तो मुझे ये दिखेगा, और अगर मैं दोनों को सुपर इम्पोज कराऊंगी बच्चा, तो क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो, मैंने ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताई थी पहले, है ना। Yes, तो ma'am. इसमें क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या है, दोनों कायरल हैं, आपके हैंड्स क्या है, कायरल है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बेटा लाइन बोली है, ये देखो ध्यान से, कि an object which is not superimposable upon its mirror image is chiral। ठीक है, चल उसके बाद है ए कायरल। क्या होता है, ए कायरल क्या होगा, जो सुपर इम्पोज हो जाए। इसमें देखो इन्होंने बटरफ्लाई का एग्जांपल दे रखा है। देखो अगर आप बटरफ्लाई की मिरर इमेज देखोगे, अगर आप इसको इस पे सुपर इम्पोज करोगे, क्या हो जाएगी, बताओ मुझे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये कैसे होंगे, ए कायरल होंगे। ठीक है, an object or molecule which an internal plane of symmetry is achiral। मतलब अगर कोई आप ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल ले रहे हो, अगर उसके अंदर से ही प्लेन पास हो रहा है, तो वो क्या होगा, achiral होगा। ठीक है, तो achiral के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, या सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं बच्चे, अगर आपको चेक करना है कि वेदर द योर मॉलिक्यूल इज chiral और नॉट, आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे प्रेजेंट होगी तो वो एक कायरल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा बच्चे वहां पे क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, ना प्लेन पास होना चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट हुआ इन दोनों में से कोई भी एक, तो वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ए कायरल हो गया तो मतलब वो क्या होगा बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। Inactive. ठीक है, इतना क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Yes, ma'am. Clear हो गया। ठीक है, बाकी सब
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear हो गया. जैसे मान लो ये कार्बन है, आप सबको दिख रहा है ये कार्बन कायरल है। कायरल क्यों है? क्योंकि आपको पता है अगर एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो बच्चे हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? वो कायरल Chiral carbon. है, जिसको आप कायरल सेंटर भी बोल सकते हो और उसका दूसरा नाम ही एसिमेट्रिक सेंटर भी होता है। एसिमेट्रिक सेंटर भी होता है और इसको आपको कई बुक्स में मिलेगा। स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो ये कायरल सेंटर के ही तीनों नाम है। आपके पेपर में इतना नहीं पूछा जाता, या तो कायरल सेंटर पूछा जा सकता है, एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। बट जेई में ये भी बोल देते हैं, बाकी नीट में नहीं होता, इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे लेट अस अंडरस्टैंड कायरल एंड ए कायरल सेंटर टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल। इधर आओ, इधर आओ, देखो अब ये वाला कार्बन कैसा है? कायरल है, देख पा रहे हो? इन्होंने ये स्टार सा बना रखा है। बेसिकली यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है बच्चे? ये कायरल है। क्यों? क्योंकि चारों जो है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है, बॉन्डेड है कार्बन से। ऐसी सेम ये क्या है? ये ए कायरल है। क्यों ए कायरल है? क्योंकि इस पे क्या है? 2 H सेम हो चुके हैं, 2 ग्रुप सेम हो चुके हैं। अगर एक भी ग्रुप सेम हो जाएगा तो आप उसको कायरल वाली कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे, वो ए कायरल होगा। समझ रहे हो सारे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. जो बच्चे अपडेट ज्वाइन किए हैं टेंशन मत लो, मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करा दूंगी और ये पीडीएफ भी तुम्हारे ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। मैं एक काम करूंगी, फोटोन 12R में अपलोड कर दूंगी, वहां से सब कर लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना, ठीक है। अगर कहोगे कि तुम्हारे इंडिविजुअल ग्रुप्स में शेयर कर दूं तो वो भी कर दूंगी, ठीक है। चलो, जैसे इसमें देखो ये वाला क्या है? ये कायरल है क्या? ध्यान से देखना इसको, ये वाला कायरल है, बिल्कुल है। एक CH3 ग्रुप है, एक H है, एक इथाइल ग्रुप है और एक प्रोपाइल ग्रुप है। तो चारों चारों ग्रुप अलग अलग हो गए तो कायरल है। ये कायरल है। बताओ, नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ना, sp2 है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, इसको लिख लो कहीं पे। जहां पे भी आपका मॉलिक्यूल sp2 हो जाए, यानी कि प्लेनर हो जाए, वहां पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं कर सकते हो। लिख लो, स्टीरियो केमिस्ट्री कांट बी डिफाइन। कैसे बताओगे कि 4 ग्रुप कौन से हैं? नहीं बता पाओगे, समझे? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे देखो ये और आ गए हैं। अभी तो आपको एक कार्बन देखने की हैबिट थी, यहाँ पे देखो ये भी कायरल है। अच्छा हाँ ठीक है आशुतोष, ओके, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो मैं ऊपर वाले कार्बन को पकड़ लूं और नीचे वाले को मैं छुपा लूं, तो क्या होगा? इस वाले कार्बन के लिए एक ये ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप H है, OH है, और एक ये पूरा नीचे वाला। समझ पा रहे हो? ऐसी जो नीचे वाला कार्बन है, ऊपर वाले को हाइड कर लो, एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ऊपर वाला। समझ पा रहे हो? तो दोनों के दोनों कार्बन कैसे है बच्चे? कायरल है। नहीं 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 नहीं, अवंती का मॉड्यूल नहीं है ये, तो मैंने कहीं से PDF निकाली है ढूंढ कर, ठीक है। ऐसे ही बच्चे ये भी क्या है? ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है। ये वाला मत कहना कायरल सेंटर है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बच्चे 2 CH लगे हुए हैं, है ना, 2 H लगे हुए हैं। तो 2 H लगे हुए हैं तो इस वाले कार्बन को आप कायरल कंसिडर नहीं करोगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है स्टीरियोजेनिक सेंटर। देखो इसको छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है इसको करना, ठीक है। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इसको भी भूल जाओ, इस लाइन को कंफ्यूज कर देती है लाइन बच्चों को। इधर देखो, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली 1 कायरल सेंटर, ध्यान से सुन लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो वो हमेशा कायरल होगा। क्या बोला मैंने? अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है तो वो हमेशा कायरल होगा। लेकिन अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वो कायरल हो भी सकता है, वो नहीं हो सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चे मीजो टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है? ये देखो, ये होता है COH HOH। ये कैसा प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन है, पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
फिशर प्रोजेक्शन है। तो बेसिकली क्या है बच्चे, मीजो टार्टरिक एसिड का ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अभी ना ध्यान से सुनो, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। पहले तो ये कंफर्म करो क्या ये दोनों कायरल हैं या नहीं है, पहले ये कंफर्म करो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। यस मैम, दोनों कायरल एक है। मॉलिक्यूल में अगर एक ही होता कायरल कार्बन तो हम आंख बंद करके कह देते कि भाई ये तो पूरा मॉलिक्यूल कायरल है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, दो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी जो ये आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है, ए कायरल है। क्यों? क्योंकि बीच से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देख पा रहे हो? और मैंने कहा था जहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए उसको आप मॉलिक्यूल को कायरल नहीं बोलोगे। तो ध्यान रखना, ये वाली लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है देन इट मस्ट बी कायरल। अगर कंटेनिंग टू और मोर कायरल सेंटर तो इट मे बी कायरल और मे नॉट बी कायरल। एग्जाम्पल है मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो कंपाउंड होते ही क्या है बच्चे, मीजो कंपाउंड का मतलब ही यही होता है कि उनके अंदर से क्या है, प्लेन पास हो जाता है। मैं लिख भी देती हूँ मीजो कंपाउंड्स क्या है, वैसे नीचे भी आएगा, सारी चीजें दोबारा आएंगी। हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। आगे चलूं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. ठीक है, अभी ना हम देखेंगे इनएंशियोमर क्या होता है। देखो इनएंशियोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना आई थिंक मैंने हाँ एक चार्ट भी बना के दिया था, मुझे नहीं याद है, किसी नोट्स में था, मैंने एक टेबल सी बना रखी थी। अच्छा वो अभी बताऊंगी, आई एम सॉरी, हेल्वेल्केन एंड हेल्वेरिन्स में बताऊंगी। चलो अभी इसको देख लो। इनएंशियोमर क्या, स्टीरियो आइसोमर है। अभी तुम्हें पता चल गया इनएंशियोमर तो कौन से होते हैं, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे अपने हैंड्स है, ये भी क्या है, इनएंशियोमर है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इधर देखो, कायरलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनएंशियोमर। समझ रहे हो? कायरलिटी होना बहुत जरूरी है अगर आप ये बता रहे हो कि जो आपकी मिरर इमेजेस हैं वो आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कायरलिटी ही नहीं है तब आप इनएंशियोमर की बात कर ही नहीं सकते। समझ गए इस चीज को? अलग से लिख दूं या ये समझ आ रहा है? मैम आ रहा ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा देन यू कांट से अबाउट इनएंशियोमर है या नहीं है, ठीक है। अगर कायरलिटी है तभी आप डिफाइन कर सकते हो इनएंशियोमर टर्म को, ठीक है। जैसे इधर देखो बेटा, ये क्या, लैक्टिक एसिड है। ये सारे ना नीट में आए हुए हैं अभी क्वेश्चन, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी सही, मतलब क्लास में। देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, एक तो मीजो टार्टरिक एसिड का ध्यान रखेंगे, एक लैक्टिक एसिड का ध्यान रखेंगे। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखोगे, COH OH H CH3। अगर मैं आपको बोलूं ये कायरल है, बोलो। Yes, ma'am. चलो ठीक है, कायरल तो है। अभी उसकी मिरर इमेज बना दो, क्योंकि कायरल है तो मिरर इमेज बन जाएगी, बन गई है। अभी देखो मिरर इमेज बन गई, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या हो, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। Enantiomers. साम्या है यहाँ पे, दिव्यानी, रवनीत, सनाया। यस मैम। अच्छा Yes, सिर्फ अच्छा रवनीत सनाया है। परम, इन दिनों के नाम मुझे याद रहते हैं, एक ही स्कूल से है ना। डाइस्टीरियोमर आते हो, अब डाइस्टीरियोमर नहीं पढ़ा होगा आई थिंक तुमने, थोड़ा बहुत आई थिंक मैंने बायोमोलिक्यूल में कराया होगा, उसके अलावा नहीं पढ़ा होगा। देखो डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेजेस ही नहीं होते हैं एक दूसरे के, मिरर इमेजेस ही नहीं होते हैं। जैसे इधर देखो, जैसे मान लो ये वाले कंपाउंड है, ये क्या है, कायरल है दोनों। इधर देखो कहाँ सुपर इम्पोज हो रहे हैं बेटा, लेकिन ये H तो नहीं हो रहा ना, देखो ना, अगर इसको रखोगे इसके ऊपर तो HOH के ऊपर आ जाएगा ना आशुतोष, ठीक है। तो पूरा का पूरा सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर आओ। अभी मुझे ये बताओ, क्या ये कायरल सेंटर है दोनों? है Yes, ma'am. मिरर इमेज, अगर आप इसकी अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाए तो यही बनेगा, पता है ना, जो राइट वाला है वो लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखता है मिरर में। तो ये दोनों कैसे इनएंशियोमर, ठीक है। इसको और कैसे तरीके से लिखा हुआ है बच्चे, जैसे पहले BR लेफ्ट हैंड साइड था, अब उन्होंने क्या किया, BR
राइट हैंड साइड लिखती है। आपको इतना नहीं करने की जरूरत, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। यानी कि क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि जो ए और बी है और सी और डी है वो आपस में इनेंशियोमर है, ए और बी इनेंशियोमरिक पेयर है और सी और डी इनेंशियोमरिक पेयर है, बोल सकती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी, क्या बोलते हैं, बी और सी की, तो इसका क्या ख्याल है आपका? बी और सी कैसे हैं? ध्यान से देखो, क्या बी और सी आपस में मिरर इमेजेस हैं? ध्यान से देखो, एच है, एच है, लेकिन यहाँ बी आर है, यहाँ एच है। इमेजेस जो मिरर इमेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। समझ गए? ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखो, अगर आप मिरर इमेज नहीं हो डाइप, हाँ बोलो बोलो। मैम जो मिरर इमेज नहीं है जैसे बी और सी, तो हाँ। वो डायस्टोरी में होते हैं। हाँ, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। देखो बच्चे, अगर आपको स्टीरियो आइसोमर देखने हैं ना, तो ऐसे एक चार्ट मैं बनवा देती हूँ यहाँ पे। देखो स्टीरियो आइसोमर में क्या है, एक मिनट, सबसे पहले आप चेक करोगे कि मिरर इमेज है या नहीं है। नहीं, उससे भी पहले सबसे पहले आप देखोगे कनेक्टिविटी सेम है या नहीं, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी सेम नहीं होगी तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज इसमें देखते हैं कनेक्टिविटी, इस वाले कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है, एक H एक OH, इस पे भी एक OH H CH3, तो बेसिकली कनेक्टिविटी सेम है, नंबर ऑफ एटम कार्बन पे जो है लगे हुए हैं सेम। ओरिएंटेशन क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, सेम लगे हुए हैं या नहीं वो देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टीरियो आइसोमर देखते टाइम पहले कनेक्टिविटी सेम है या नहीं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको देखना है कि जो आपने स्टीरियो आइसोमर बनाया है वो आपस में मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। समझ रहे हो? मिरर इमेजेस हैं या नहीं है, समझ रहे हो? इधर इधर देखो। ठीक है, अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो डायरेक्ट उसको क्या बोल दोगे? डाइस्टीरियोमर बोल दोगे। डाइस्टीरियोमर। लेकिन अगर मान लो मिरर इमेजेस हैं तो आपको चेक करना है कि जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। समझ रहे हो? यही चेक करते हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अगर मान लो आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल है उसको बोलोगे इनेंशियोमर है, और अगर सुपर इम्पोजेबल है तो उसको क्या बोल दोगे? वो मीसो कंपाउंड है। समझे इस चीज को? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ये ध्यान रखना। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, छोड़ दो, तुम्हारे काम का नहीं है इसमें, ये इसमें थोड़ा हाई लेवल का दे रखा है ना। बाकी तुम्हें पता है सिस ट्रांस क्या होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमर सबको पता है, आइसोमर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो ये हमने कन्फर्मर्स कुछ पढ़े थे जब हमने हाइड्रोकार्बन वाला किया था, एल्कीन्स, एक्लिप्स, एंटी एंड गोशे। यस मैम। एक्लिप्स एंटी में मैंने क्या कहा था कि एंगल होता है 180 डिग्री का डायहेड्रल का, इक्लिप्स में होता है, ये देखो बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होते हैं, 0 डिग्री होता है। वैसे इन्होंने थोड़ा अजीब गलत दिखा रखा है, थोड़ा सा इसको पास में दिखाना चाहिए था। गोशे में डाइहेड्रल एंगल होता है 60 डिग्री। अगर स्टेबिलिटी की बात है तो आपको पता है एंटी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन गोशे वाला और देन इक्लिप्स वाला। पता है ये चीजें? यस मैम। अगर किसी को ऐसे Yes, लग रहा है मैम ma'am. हमें नहीं पता, तो मेरे से ना तुम हाइड्रोकार्बन वाली जो वीडियोस है उसका मुझसे लिंक ले लेना, मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर सकते हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? कन्फर्मर्स बोलेंगे। ठीक है, अभी आओ, एक आपका वेज डैश प्रोजेक्शन होता है। वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है? वही है जो मैं ये बताती हूँ ना कि 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, एक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, तो उसको हम फ्लाई वेज फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम वेज और डैश से दिखाते हैं। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन तुमने ऑलरेडी देख लिया, दर्शन कर लिया ना फिशर प्रोजेक्शन के, इस टाइप से होते हैं तुम्हारे फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर है? मैं इसको डिटेल में नहीं करा रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आने, जहां से आने हैं मैं वो बता रही हूँ। सोहर्स फॉर्मूला आता है सबको, याद करो, बनाना सिखाया था मैंने, याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो, Yes, ma'am. ये देखो, ये एंटी है, ये देख पा रहे हो, एक ऊपर वाले प्लेन में एक नीचे वाले प्लेन में एंटी, और अगर दोनों ऊपर की साइड है लाइक दिस तो ये हम उसको इक्लिप्स बोलते हैं। Sohors को अगर फिर भी किसी को नहीं आता तो बना के देख लेना एक बार, कोई भी अपनी रेफरेंस बुक ले लेना, चाहे प्रदीप ले लेना, चाहे एनसीईआरटी ले लेना, उसमें बना के देख लेना कैसे सोहर्स बनते हैं। ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लेना। न्यूमैन प्रोजेक्शन भी आई थिंक सबको आता ही है,
ये अभी मैंने बताया था, इक्लिप्स, एंटी और गोशे, ठीक है। उसके बाद है, ये छोड़ दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री छोड़ दो, बस ये बता रहा है कैसे प्लेन पास होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होती है, ये देखो इस तरह से दिखा रखी है। सेंटर से जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो सेम मिलेगा, नीचे जाएंगे सेम, ऊपर जाएंगे सेम, नीचे जाएंगे सेम, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आप उसको कभी भी कायरल नहीं बोलोगे, वो क्या होंगे, ए कायरल होंगे। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. ये तो बिल्कुल हटा दो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़नी है तुम लोगों को, जब मास्टर्स करोगे ना तब पढ़ोगे। डी एंड एल सिस्टम नोमेनक्लेचर का क्लियर है? डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पता है? Yes, ma'am. ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारी रेफरेंस यूनिट होती है। अगर मैं सेकंड कार्बन को देखूंगी, लास्ट सेकंड कार्बन को, OH अगर राइट हैंड साइड पे है तो आप उसको बोलते हो डी कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो आप उसको बोलते हो एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा चलो, अभी यहीं से ही आता है। एक बार रिपीट कर। क्या हो गया परवेज? मैम डी और एल रिपीट कर दीजिएगा। आज की कौन अच्छा, सी अच्छा आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या मेरे साथ? मैम शायद मैं इस वाले बैच में पढ़ता नहीं हूँ, बट मेरे को लिंक मिल गया था तो मैं आ गया। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, मैं ये बोल रही हूँ डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन तुम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन तुम बेसिकली कैसे बताओगे किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए? उसके लिए जो रेफरेंस यूनिट होती है ना वो होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड होती है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चे आपको क्या देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन देखना है, लाइक दिस, ये कायरल है। अगर तो आपका OH राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो आप उसको बोलोगे वो डी कॉन्फ़िगरेशन का है। अगर मान लो आपका OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप बोलोगे वो एल कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीवोरोटेटरी। ध्यान रखना, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो लीवो को, कैपिटल डी एंड कैपिटल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. अभी मैं इससे ज्यादा ये छोड़ दो, 3-3-1-3 तुम्हारे काम का नहीं है। ओके, अब आ जाओ, आज का जो मेन एजेंडा था हमारा, आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है। ओके देखो, आरएस नोमेनक्लेचर में क्या होता है ना, इधर देखो, बेसिकली जो आपका कायरल कार्बन होता है, देखो आरएस नोमेनक्लेचर आप वहीं पे बता सकते हो अगर आपका कार्बन कायरल है। पहले तो मेरी बात ये ध्यान से सुन लो, आर और एस आप वहीं बता सकते हैं जब जहां पर आपका जो कार्बन है वो कायरल है, ठीक है। बता रही हूँ मनोज, बता रही हूँ। द ऑर्डर ऑफ, इसको पैराग्राफ को पढ़ो समझ में आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स अराउंड अ कायरल कार्बन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड दैट एटम। System which indicate absolute configuration was given by 3 chemists, R.S. Scan, C.K. Ingold and V. Prelog. This system is known as R and S system or the CIP. Basically इसको क्या बोलते हैं, सिप सिस्टम भी बोल देते हैं, या जितने भी हम RS के रूल्स पढ़ेंगे उसको सिप रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो 3 केमिस्ट थे उन्होंने दिया था तो इनके नेम कंबाइन करके बोल दिया जाता है सिप रूल, ठीक है। R का मतलब होता है मनोज राइट, देखो इधर आर का मतलब होता है राइट, या इसको रेक्टस भी बोलते हैं, रेक्टस, देखो लैटिन में रेक्टस बोलते हैं, रेक्टस का मतलब होता है राइट। एस है लैटिन में मतलब सिंस्टर और मींस लेफ्ट। ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये PhD में पूछा गया था इंटरव्यू में कि आर और एस क्या होता है, ठीक है। तो आर मतलब रेक्टस और एस मतलब सिंस्टर होता है, ठीक है। एनी कायरल कार्बन एटम हैव आइदर एन आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनो, जो भी आपके पास कायरल कार्बन है या तो उसकी आर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है या उसकी एस हो सकती है, ठीक है। अगर एक आर है तो दूसरा एस मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों मिलते हैं आर और एस तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। ये बाद में बता दूंगी, ठीक है। अभी देखो बेसिकली किसी भी, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा तो बताओगे कैसे कि वो आर है एस है, तो इसके लिए बच्चे कुछ रूल्स हैं। अब मैं यहाँ पे रूल्स बताई जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा, इधर देखो, जो अगर आपके जो 4 ग्रुप लगे होंगे कार्बन एटम पे अटैच टू कायरल सेंटर आर असाइंड अ सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, ठीक है। आपको प्रायोरिटी बतानी है कि कौन किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। अब कहोगे मैम प्रायोरिटी का मतलब समझे नहीं हम, तो आपको क्या करना है बच्चे, जैसे मान लो
ये कार्बन है, इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है। तो आप कैसे प्रायोरिटी दोगे? इनके मोलिकुलर मास, सॉरी एटॉमिक नंबर देखोगे इन सबका क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रायोरिटी दोगे। समझे? जैसे मान लो आयोडीन है, आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे दे दो 1। फिर ब्रोमीन है 2 नंबर दे दो, क्लोरीन का 3 नंबर है 3 दे दो, और फ्लोरीन का 4 नंबर है 4 दे दो। तो देखो ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है तुम्हें। समझ में आया? अगर आपके चारों अलग अलग ग्रुप हैं तो वहां पे आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको प्रायोरिटाइज करोगे कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, कौन सा फोर्थ पे। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा है जिसको नहीं हुआ? बता देती हूँ मैं, कुछ नहीं करना। आपको पता है आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का। ठीक है, तो पहला रूल तो ये था, अगर ऐसा कुछ मिले तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको प्रायोरिटाइज करोगे। नेक्स्ट बच्चे, अगर मान लो सपोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए जिसके अंदर आइसोटोप दे रखे हो आपको, जैसे हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो आप क्या करोगे? जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो इसका ड्यूटेरियम का आपको पता है 3 होता है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दे दोगे, फिर अपना सॉरी ट्रिटियम को पहले दे दोगे, ड्यूटेरियम को बाद में, और प्रोशियम को सबसे लास्ट में। समझ रहे हो? मास नंबर के बेसिस पे देना है। समझ गए? Yes, ma'am. Yes. ओके, ठीक है। ओके, अभी क्या है यहाँ पे देखो। हाँ राधिका बोलो। मैम अगर तीनों तीनों सेम हो एटम, जब हमें मास पे देखना है। सेम का नहीं बच्चे, आइसोटोप। सेम होगा तो वो यही यस कारण मैम, आइसोमर। हाँ, आइसोटोप। अगर आइसोटोप जैसा कुछ दे रखा हो, जैसे मान लो ऐसे देख लो ना, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ट्रिटियम है, ये ड्यूटेरियम है, और यहाँ पे सपोज कुछ और लगा दिया, Br लगा दिया, है ना? तो Br को तो पहले ही मिलेगी, इधर देखो, फिर मिलेगी ट्रिटियम को, फिर ड्यूटेरियम को, और देन फिर ट्राइटेरियम। प्रोटियम को, मतलब जो हाइड्रोजन है बेसिकली। हाँ बोलो, जिसने हैंड रेस किया है। मैम जैसे हम इसे इनके आइसोटोप और इनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो हाँ हमें जी। प्रायोरिटी मतलब मैंने किस रिएक्टिव नेचर देखने के लिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। नहीं 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 बच्चे, हम ये देखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, आर और एस। अभी क्या है, मैं तुम्हें सारे रूल बता के, सारे रूल जब समझा दूंगी तो मैं ये बताऊंगी कि तुम्हें कैसे बताना है कि आर है एस है। तो जैसे आर और एस को बताने के लिए रूल्स दिए गए हैं, और वो रूल किसने दिए थे? सिप ने। मतलब बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिए थे, तो जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रूल, रूल का मतलब है किसी साइंटिस्ट ने दिए हैं, अब उसने दे दिए तो हमें वो पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, अब उसने रूल दे दिए सिप ने, तो हमें वो पढ़ने हैं। अब उसने क्या क्या रूल दिए वो हम डिस्कस करें। पहला रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया कि बेसिकली आइसोटोप होंगे तो मास नंबर के बेसिस पे उसको प्रायोरिटाइज करोगे। अगर चारों ग्रुप अलग अलग है तो उनका एटॉमिक नंबर देख लो कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अभी आओ नीचे आओ, रूल 3 पे। समझ में आ गया जो पूछना चाह रहे थे नीतिका? ये कुछ और पूछना चाह रहे थे बेटा? ये किसने हैंड रेज किया था एक बार? निशा, निशा, निशा जैन। हो गया, डिस्कस कर लिया आपसे। चलो ठीक है, उसके बाद आओ यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इफ 2 और मोर ऑफ द एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कायरल कार्बन आर आइडेंटिकल। क्या लिखा हुआ है? अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम कायरल कार्बन पे जो बॉन्डेड है, कायरल कार्बन से जो अटैच है, अगर वो आइडेंटिकल हो गए तो फिर कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? तो आपको देखना है द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। समझ रहे हो? अगर मान लो एक कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हो, ऐसे नहीं है कि हमेशा तुम्हें सिंपल सिंपल मिल जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी मिल सकते हैं। अगर एक कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं और चारों के चारों का पहला एटम सेम है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट एटम पे जंप करोगे। समझ रहे हो? इफ दीज एटम ऑल्सो हैव आइडेंटिकल, और नेक्स्ट वाले एटम पे जाओगे वो भी आइडेंटिकल है, तो कैसे करोगे? प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अलोंग द चेन। The atom that is attached to it, an atom of higher priority gets the higher priority। मुझे पता ऊपर से गया होगा। ये देखो, ये वाला एक एग्जाम्पल है। इधर देखो सारे बच्चे, क्या ये वाला कार्बन कायरल है जिसपे मैंने स्टार बनाया है? नो मैम। No, ma'am. नहीं है, क्यों? मैम Yes, ma'am, है। तीनों तरफ CH2 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 है, मैम, और इसमें है। CH2 तो क्या है, ये तो अलग है। सेम है। अरे एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला आयोडीन,
और एक ये वाला। अरे भाई कायरल ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, कायरल है, चारों अलग अलग लगे हुए हैं, समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो कायरल है तो मतलब आर और एस बता सकते हो, तो कैसे प्रायोरिटाइज करोगे इसको? ध्यान से देखो, देखो इधर कार्बन के ये वाला कार्बन लगा हुआ है, इस वाले से कार्बन लगा हुआ है, इस वाले से आयोडीन और इस वाले से कार्बन, तो कौन से वाला जीत गया? आयोडीन वाला जीत गया, हाँ या ना? क्योंकि आपको क्योंकि आपको पहले फर्स्ट एटम देखना बेटा, तो आयोडीन जीत गया, उसको मैंने पहला नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आओ, यहाँ पे आओ, CH2 CH2 CH2, अब तीनों में सेम है, CH2 CH2 CH2। अब नेक्स्ट वाले एटम पे मूव करो, यहाँ Br है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2, तो कौन सा जीत गया? Br वाला, PR वाला। सेकंड नंबर दे दो। फिर आओ, यहाँ पे I है और यहाँ पे CH3 है, कौन सा जीत गया? आयोडीन वाला जीत I गया, I। आपको 4 मिल गया। ऐसे करने होते हैं नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि आप कैसे बताओगे मैम ये आर है या ऐसा है, अभी मैं आपको रूल सिखा रही हूँ। ठीक है, और जो मैंने ये तुम्हें इतना लंबा चौड़ा इस पे ज्ञान दिया है ऐसे ऐसे, वो सारा इस पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड स्टेप नहीं आया कौन सा बेटा? आयोडीन के बाद वाला जो सेकंड देखो, स्टेप था। राधिका देखो, आयोडीन वाला समझ में आ गया कैसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। उसके बाद देखो ना राधिका, इस कार्बन पे CH2 लगा हुआ है, इस पे भी CH2, इस पे भी CH2। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि तीनों पे CH2 CH2 पहला सेम है ग्रुप, है ना? जब सेम आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, देन आप मूव करोगे नेक्स्ट वाले एटम पे। तो अगर नेक्स्ट पे जाऊंगी सेकंड वाले पे, तो यहाँ Br है, यहाँ जाऊंगी CH2 है, यहाँ जाऊंगी CH2 है, तो कौन सा वाला जीत गया राधिका? Br वाला। Br वाला। ऐसे फिर थर्ड पे जाओगे, क्योंकि यहाँ भी दूसरा सेम है, यहाँ पे भी थर्ड वाले पे इसमें आयोडीन है, इसमें CH3 है, तो तुम खुद देख लो, आयोडीन का ज्यादा होता है आयोडीन वाला। उसका, तो इसको थर्ड मिल जाएगा और इसको फोर्थ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। चलो आगे चलिए, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बोल रखा है बच्चे रूल 4, इफ अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज लिंक्ड टू कायरल सेंटर। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कायरल सेंटर में, अगर जो आपका कायरल सेंटर है वो किसी डबल और ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड है, तो उसमें कैसे आप प्रायोरिटी दोगे? तो वो कह रहे हैं द इन्वॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड। मतलब क्या है इसका? इधर देखो, जैसे मान लो आपका ये है CO है, CO है, ध्यान से देखो CO है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चे? ये बताया गया, जो वो 3 केमिस्ट थे उसने बताया। हाँ जी, हाँ जी बोलो मैम। ये 12th का सेक्शन ही हो रहा है ना? हाँ 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 बेटा, हाँ। मैम ये चैप्टर तो गिवन ही नहीं है, RS स्टैक्योमेट्री, हम क्या पढ़ रहे हैं? अरे बच्चे, अगर तुम नीट के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री और RS नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा मैम। ये मैम हेलो एल्गन वाले चैप्टर में है एंसोमर्स वाला। हाँ है उसमें, ठीक है, Yes, अभी ma'am, उसमें है। कम है, उसमें काफी कम दे रखा है, तभी मैंने ये अलग से लेक्चर रखा है तुम सबके लिए, यस मैम। ताकि जब हेलो एल्केन और हेलोरीन्स में पढ़ो ना, कुछ ऊपर से ना जाए तुम्हें। ठीक है, एक काम करो, इसको आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे खाम खाम में, और ये पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है आगे चलो, ये भी रहने दे सकते हो वैसे तुम, आगे आ जाओ। ओके, अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी बच्चे आर और एस कैसे देखते हैं। ध्यान से देखना, अभी ना जैसे मान लो इन्होंने क्या है 1 2 3 4 लिख के दे रखा है तुम्हें, मतलब जस्ट समझाने के लिए। वैसे तुम्हें पेपर में तो ग्रुप मिलेगा, तुम्हें खुद प्रायोरिटाइज करना है उसको। ठीक है, तो देखो 1 2 3, आपको क्या करना है बच्चे? 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाना है। जैसे ये देखो, क्लॉकवाइज जा रही हूं मैं, हाँ या ना? 1 से 2, 2 से 3 मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ। अगर तो आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है प्रायोरिटी देने के बाद, तो आप उसको बोलोगे वो आर कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया? अगर आप 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो आर होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो, देखो कैसे जाना है, 1 2 3, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आप क्या बोलेंगे? एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। और ध्यान रखो, जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, मतलब जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, उसको ध्यान रखना, उसको आप हमेशा नीचे दिखाएंगे। मतलब जो आपका फिशर प्रोजेक्शन है उसको आप वर्टिकल लाइन पे दिखाएंगे। ठीक है, उसको आप वर्टिकल लाइन पे दिखाएंगे, अगर नहीं है तो उसको चेंज करवाएंगे। ठीक है, अभी इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है ना जेई मेन में ना नीट में, ठीक है, जस्ट बता रही हूं मैं।
ठीक है, अगर क्वेश्चन आता भी आपके पेपर में तो वो आपको पहले ही फोर्थ वाला जो है वर्टिकल लाइन पे ही लिख के देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर आपको इंटरचेंज करवाना पड़ेगा। हाँ बोलो मानसी। मैम आपने बोला कि जैसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एस है। हाँ मैम जी, हमें कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा, वही तो तुम्हें बताना है। अभी देखो ना, इस पे आओ, मानसी क्वेश्चन पे आओ। अभी ना इसका बताना है कि आर है या एस है, कैसे बताओगे? प्रायोरिटी ऑर्डर दे, प्रायोरिटी सबसे पहले ब्रोमीन को मिलेगी, फिर क्लोरीन को मिलेगी, फिर फ्लोरीन को और फिर हाइड्रोजन को। पहले तो ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस Yes, आ गया मैम। मैम, आ गया। क्या करोगे? अभी तो इन्होंने क्या कर रखा है, फोर्थ वाली प्रायोरिटी को ना इस पे दिखा रखा है हॉरिजेंटल पोजीशन पे, एक्चुअल में वो कहाँ आता है, वर्टिकल पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ना वो वाला करते हैं जहां पे चेंज करके दे रखा है, लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 1 2 3 यहां से घुमाना है, 1 2 से 3, फोर्थ को भूल जाओ, फोर्थ अगर बीच में टांग अड़ाता है तो अड़ाने दो, हमें जाना है 1 2 3। तो ये क्या है, मानसी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। जैसे देखो इसमें भी एच जो है तुम्हारा हॉरिजेंटल पे दे रखा है, ठीक है, वो आपको पेपर में पहले ही वर्टिकल पे लिख के देंगे, इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे तुम्हें अभी, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें कैसे बताओगे, ब्रोमीन को पहले मिलेगा सारे, देखो, देन क्लोरीन को, देन फ्लोरीन को, देन आयोडीन को, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, एस होगा। नहीं एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, आयोडीन को फर्स्ट मिलेगा। आई एम सो, आयोडीन को फर्स्ट, ब्रोमीन को सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है क्या? मैम मैम प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ना? हाँ हाँ हाँ, प्रायोरिटी जो दी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर दी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाए, उसकी प्रायोरिटी कैसे दोगे? देखो देखो, इसको कैसे करना है, देखो मेन तो तुमने सीख लिया है। इधर देखो, सबसे पहले मान लो, तो भी इसकी भी बता, मैंने फिर बोल रही हूँ, जहां पे भी कायरल सेंटर आएगा वहां पे आप आर और एस बता सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले हम ऊपर वाले को पकड़ते हैं, COH है, इधर देखो ध्यान से, HOH है। हाँ निशा बोलो। मैम इस फिगर में तो मैम लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मैम ये कायरल कार्बन होगा। कहाँ से है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री? यहाँ से, यस मैम। बट H के नीचे बेटू OH है, ओके। है ना। ये है तो टार्टरिक एसिड, बट दिस इज नॉट मीजो टार्टरिक एसिड, समझे सारे बच्चे? अच्छा क्वेश्चन था। यस मैम। यस मैम। दिस इज टार्टरिक Yes. एसिड, दिस इज टार्टरिक एसिड बट नॉट अ मीजो टार्टरिक एसिड। अगर यहाँ पे भी H होता तो हम बोलते प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक कायरल है, ठीक है। लेकिन R और S तो बच्चे आप उसमें भी बता सकते थे, जहां पे भी कायरल कार्बन आएगा वहां पे आप R और S डिफाइन कर सकते हैं। वो बात की बात है कि वो सिस्टम कायरल होगा या एक कायरल होगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो मुझे इसका बताना है, तो आपने क्या किया, तीनों ग्रुप को तो लिख लिया, जो नीचे वाला है ना उसको कैसे लिखोगे? देखो कार्बन है, उसके साथ H है, एक OH है और एक COH है। समझ रहे हो इस चीज को मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि अभी मैं ऊपर वाले की बात कर रही हूँ, तो नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, पूरा एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। समझ रहे हो? यस मैम। तो अभी हाँ। क्या होगा, प्रायोरिटी कैसे दोगे, प्रायोरिटी कैसे दोगे? फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा? OH को, हाँ या ना? क्योंकि देखो ना, इस कार्बन से O अटैच है, C अटैच है, H अटैच है और C अटैच है, तो सबसे पहले कौन जीत गया? OH जीत गया, मानते हो ना? फिर नीचे आओ, यहाँ, अरे एक मिनट बोलने दो बेटा, यहाँ C है, यहाँ C है, HOH, जबकि यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, तो कौन जीत गया? सेकंड वाला, देन ये थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला। आपको पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ नहीं देखना, आपने को 1 बाय 1 एटम डिस्कस करना है। कहीं आपको मैम इसमें तो CH भी है, OH भी है, COH है, तो ये जीत गया। आपको एटम वाइज एटम टू एटम मूव करना है, समझे इस चीज को? यस मैम। यस यार, मैम। चलो मैं दोबारा बोलती हूँ। हाँ कोई क्वेश्चन मैम, पूछना मेरे को तो एक नहीं बार आया। पूछो। अभी किसी ने हैंड रेस किया था, बोलो, मैं फिर समझाऊंगी, नहीं तो ये मैम एक बार दोबारा बता दो।
जो आपने पूरा लिया है उसका तो एटॉमिक मास ज्यादा है, तो हमें 1 तो उसे लेना चाहिए था ना। नहीं ना, अरे बच्चे, अगर एक एटम की बात करूं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर कंसिडर करो, बट एक से ज्यादा एटम है तो वहां पे आप एटम टू एटम मूव करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे Yes, देखो, इस कार्बन, ऐसे तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे OH है, यहाँ पे COH है, इसका मास नंबर याद है तो आप इसको प्रायोरिटी दो। ऑब्वियस सी बात है, आप तो यही बोलोगे। लेकिन हमें क्या करना है, एटम टू एटम मूव करना है। एक मिनट रुको, मैं रेस कर दूं। ओके मैम। समझे इस चीज को सारे बच्चे? ये देखो, अभी देखो, इस कार्बन के पास O है, ये C है, ये C है, ये H है, तो OH वाला जीत गया, जीत गया ना? अरे आ गया बोल। समझ में? Yes, ma'am. फिर Yes, क्या है, ma'am. CHOH है, जबकि यहाँ पे क्या है, COH है। कार्बन के पास एक ही साथ 2 O लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, HOH है। तो ये वाला जीत गया, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आओ, पेपर में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, अभी इसको कैसे प्रायोरिटी दोगे बच्चे? इधर देखो, कार्बन के पास ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये जीत गया। वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। इधर देखो, तो ऊपर CH2H। वाले, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऊपर वाला तो ऐसे रोटेट होगा ना? हाँ ऊपर वाला एग्जाम्पल में ऐसा आएगा ना, आर नहीं आएगा? बच्चे, एक्चुअली ना आर ही आएगा। क्यों आर आएगा? क्योंकि जो एच है ना, तुम्हें हॉरिजेंटल पे दे रखा है ना, तुम्हें पहले उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज कैसे करते हैं वो भी चलो सिखा देती हूँ। इधर देखो, जब इतना सीख ही रहे हो तो सपोज बच्चे, तुम्हारा जो 4th ग्रुप है वो हॉरिजेंटल पे आ रहा है, तो यहाँ पे ना 2 इंटरचेंज करते हैं। 2 इंटरचेंज कैसे, मैं करके दिखाती हूँ। पहले तो हमें पता है, मैम ने हमें बताया कि मैम 4th वाला वर्टिकल पे आना चाहिए, तो वर्टिकल पे आने के लिए इन दोनों को चेंज कर दूं, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस मैम। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 2, एक काम हो गया। Yes, ma'am. दूसरा इंटरचेंज किस पे करोगे? इसमें कर दिया ना, इसको हाथ भी नहीं लगाओगे, 1 और 3 को करोगे इंटरचेंज। कर दो। कैसे करूं? 1 3 3 अब 4 देखो क्या 3। होगा, 1 2 3 आर आ गया। यस मैम। तो ऐसे करना। समझे इस चीज को? ठीक है, वीडियो देख लेना। अभी वैसे आ जाएगा, जब मैं PDF अपलोड करूंगी ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। एक एक चीज इस PDF में गिवन है तुम्हें। ठीक है, चलो। मैम जब हम 4 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 और 3 को भी करेंगे। हाँ हाँ, दोनों को करना पड़ेगा। 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे बच्चे आपको। ये मत सोचना कि मैम इन दोनों को कर तो दिया, 4th आ तो गया वर्टिकल पे, आंसर सही नहीं आएगा। ये रूल है, 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। अगर इन दोनों को करवा रहे हो, 4 को 2 पे लेके आ रहे हो बेसिकली, तो इनको कुछ नहीं कहोगे सेकंड इंटरचेंज में, आप इनको इंटरचेंज करवाओगे 1 और 3 को। ठीक है, अभी आ गया हो, ये वाला करो ट्राई। पहले OH को प्रायोरिटी मिलेगी, बताइए मुझे, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. OH को, 3 को, देन H को। क्या ये बिल्कुल प्रायोरिटी सही लगाई है? प्रायोरिटी ऑर्डर सही है? यस मैम। Yes, इसको ma'am. करो, क्या आएगा? 1 2 3 आर आएगा। यस मैम। और ध्यान रखना, जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो किस पे आना चाहिए? शुड बी वर्टिकल। प्रेजेंट ऑन डैश लाइन। शुड बी प्रेजेंट ऑन डैश लाइन। समझे? जैसे फिशर में क्या था, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। ऐसे ही फ्लाई वेज फॉर्मूले में आपका जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो डैश पे आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो सपोज डैश पे नहीं है, देखो इधर, मान लो ऐसा दे रखा है, इधर देखो एक बार सारे बच्चे, मान लो ये ऐसे दे रखा है, तो कैसे करेंगे? प्रायोरिटी तो सेम मिलेगी, 1 2 3 4। एक बार मुझे बोलने दो, यही मिलेगी। अभी आप क्या कर रहे हो, 1 2 3 आर होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। लेकिन मैम। मैंने आपको सिखाया है कि, अरे एक बार बोलने दो बेटा। H क्या है? मैंने कहा डैश पे होना चाहिए। तो अगर मान लो आपका डैश पे नहीं है, वेज पे, आपको कुछ इंटरचेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आर को किस में चेंज कर दो, S में कर दो, खत्म आंसर। समझ रहे हो? अगर H वेज पे है और सपोज आपकी आर आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपको पता है मैम ने बताया था लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है S वाले में। क्लियर है? अब बोलो जो बोल रहा था।
बोलो बोलो बोलो, हो क्लियर गया है मैम? क्लियर? यस Yes, मैम। अभी कैसे ना इसको बता दो, ये क्या दे रखा है हमें नहीं पता, ये बुक वालों ने क्या बना रखा है, जो हमने सीखा है वो देखते हैं। अभी इसको कैसे प्रायोरिटी दोगे बताओ, किसको पहले दूं, OH को दूं? OH OH OH, देन C2H5, then 2s5, अब फिर बताओ तुम्हारे CH3 अकॉर्डिंग NH। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, 1 2 3 R। क्लॉकवाइज हो R, हम बट एंटी H पे है, वेज पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी S। और देखो क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस यही था तुम्हारा, खत्म। ये देखो तुम्हें वो दे रखी है, समरी दे रखी है, asymmetric carbon is a carbon that is bonded to 4 different group, it is called chiral carbon। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेजेस नहीं होते, इनेंशियोमर मिरर इमेजेस होते हैं। इधर देखो, मीजो कंपाउंड्स एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं मिरर इमेजेस पे, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज नहीं होते, उसको कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, सिंपल। हाँ बोलो। मैम इसमें H तो डैश वाले में था ही नहीं, तो फिर तो हमें डायरेक्ट R ले लेना चाहिए था ना, हमने S में क्यों चेंज किया उसे? बच्चे मैंने अभी बोला कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि फोर्थ वाला जो है शुड बी प्रेजेंट ऑन डैश लाइन, शुड बी प्रेजेंट ऑन डैश लाइन, और अगर नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, समझे बेटा? और मैम इससे ऊपर वाले में क्या बताया था आपने? आपने कहा था कि हम डायरेक्ट ले लेंगे। हाँ मतलब वैसे तो इसमें ऑलरेडी आपको H वाला जो है डैश पे ही दे रखा था, तो R ही आएगा, वो मैंने आपको अलग से समझा के बताया था। ओके मैम। फिर बोल रही हूँ, जब आप एक बार ऑर्डर दे लो, प्रायोरिटी दे दो, एक बार चेक कर लेना कि H वाला वेज पे तो नहीं है। अगर H वाला वेज पे है और अगर आप R निकाल रहे हो तो उसको S में चेंज कर देना, S वाले को R में चेंज कर देना, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा एक और चीज ना, छोटी सी चीज देखते हैं, कार्बोकेटाइन तो सबने पढ़ा है, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। Yes, मान लो ये ma'am. कार्बोकेटाइन है, sp2 है, प्लेनर है। अगर मान लो ये, चलो दोनों बातें करते हैं एक बार, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, चलो यहाँ पे करते हैं। ये देखो मैं ना दो चीजें बता रही हूँ तुम्हें, एक तो है ये CH3 लिखा हुआ है यहाँ पे, Br लिखा हुआ है, और यहाँ पे सपोज H लिखा हुआ है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है? अच्छा Yes, ma'am. और एक है यहाँ पे सपोज एक है यहाँ पे CH3 Br H CH2 Cl, मतलब CH2 पॉजिटिव, ये दोनों दिख रहे हैं, क्लियर क्या लिख रही हूं मैं? ठीक है। Yes, ma'am. चलो अभी ना मुझे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, जस्ट समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आपको पता है बच्चे, जो कार्बोकेटाइन होता है वो प्लेनर होता है, आपको पता है कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बच्चा बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सपोज CH3 है और यहाँ H है, और यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल आगे की साइड से आ रहा है और ये Br पीछे चला जाएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए। और एक क्या बन जाएगा बेटा कि Yes. न्यूक्लियोफाइल जो है पीछे की साइड से आ रहा है और Br जो है फिर ऑटोमेटिकली आगे वाली साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, जब आपने न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराया तो हमें एक नए कायरल सेंटर मिल गए, हाँ या ना? Yes, ma'am. नए कायरल सेंटर। तो अगर जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, अगर आप कोई रिएक्शन करवा के कायरल सेंटर जनरेट करते हो तो आपको जो है 50% रेशियो क्या मिलेगा, इनेंशियोमर का मिलेगा, समझ रहे हो? 50% ये मिलेगा, 50% ये मिलेगा। इस ओवरऑल मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, विच इज योर ऑप्टिकली इनेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक। जब इक्वल अमाउंट में हमें मिलते हैं दो इनेंशियोमर, उस पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, और रेशमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करेगा, नो डाउट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, इधर देखो ये आ गया,
और हमें पता है दिस इज नॉट कायरल सेंटर। देख पा रहे हो इधर, क्योंकि 2 H सेम हो गए हैं। देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. वो जब Yes, कायरल ma'am. सेंटर ही नहीं है तो यहाँ पे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं करेंगे, बस यही समझाना चाहती थी मैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री कांट भी, Okay, ma'am. इवन जब मैं आपको हेलो एल्केन कराऊंगी वहां पे भी मैं समझाऊंगी आपको, ओके ठीक है? तो आप, मैम हाँ हाँ बोलो। हमें सेकंड वाली में जो ये हमने ये NH लाए हैं या फिर NU? नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियोफाइल NH दिख रहा है क्या बेटा? ओके, न्यूक्लियोफाइल है ना? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एक बार तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, मतलब हम जिसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और एक बार अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है और जहां से लिविंग ग्रुप गया है उसी साइड पे आके जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिटेंशन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन आप तभी बता सकते हो जब आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तभी आप वहां पे बोलोगे कि वहां पे क्या बोल रहे हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही हो रहे हैं। अगर कायरल सेंटर ही जनरेट नहीं हो रहा फिर वहां पे आप नहीं बता सकते, ठीक है? ये वाली रिटेंशन वाली बात समझ में नहीं आई। कौन सी वाली बेटा? रिटेंशन और अभी जो आपने कोई बताया। बात नहीं आई ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिमाग से निकाल दो। जब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन करेंगे ना वहां पे दोबारा आएंगी ये चीजें, ठीक है? तब मैं आपको दोबारा समझाऊंगी इसमें, जब हम वो SN2 करेंगे ना, SN1 करेंगे वहां पे, ठीक है? कुछ ग्रुप्स में तो आई थिंक मैंने एक ग्रुप में मैंने करवा दिया है वो, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा रहता है, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है राधिका? रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, वहां पे हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत मैम नहीं। जो भी आपने सेकंड केस बताया इसमें तो आपने 2 कार्बन लिए थे, तो 2 कार्बन में से केवल एक कार्बन अगर कायरल एटम नहीं होगा तो दोनों स्टीरियो आइसोमर में नहीं आएंगे। नहीं नहीं, क्योंकि बच्चे आप अटैक किस पे करा रहे हो, वो वाला कार्बन एटम देखना बेटा, जिस पे अटैक करवा रहे हो, अटैक करवाने के बाद क्या वो वाला कार्बन कायरल सेंटर में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करना है। नहीं। नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ तो फिर नहीं बता पाओगे आप, ठीक है? ओके। इन एंशियोमर बने हैं या डाइस्टीरियोमर बना है, क्या बना है, नहीं बता सकते, ठीक है? ओके, तो बस इतना ही करना था, ये PDF में अपलोड करवा दूंगी, ठीक है? आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जो जो मैंने बताई हैं, कैसे प्रायोरिटी दोगे, RS नोमेनक्लेचर। आज जाकर एक काम करना, अगर थोड़ा सा फ्री हो ना आधा घंटा, तो एक बार अपना PYQs खोल के देख लेना, उसमें नीट में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ऑप्टिकल एक्टिविटी के, बीजो कंपाउंड के, ए कायरल के, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ट्राई करके देखना, बहुत ईजी आए हुए हैं, समझ में आ जाएंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। ओके, कोई और डाउट है तो मुझे बताओ इसमें, फिर मैं मतलब समझाऊं, अदरवाइज फिर। हाँ मैं शुरुआत में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मैं शुरुआत में आपने क्या कराया था? राधिका, वो मैं अपलोड करवा दूंगी बेटा, स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली ये बताया था। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार वो बता देना, जो प्रायोरिटी जो कैसे ली थी, जो मास नंबर के हिसाब से। बताती हूँ राधिका, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था, आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इस सब के बारे में बताया था, ये तुम्हें मिल जाएगा, कायरलिटी क्या होती है। ओके, वैसे आता ही है। आशुतोष बच्चे, मैंने ये बोला था, अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ एक एक एटम ही लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो आप इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही बताओगे, ठीक है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही बताओगे। बट अगर तुम्हारे कायरल कार्बन के पास बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं तो उसको कैसे डिसाइड करोगे? तो आप उसको एटम टू एटम देखोगे कि पहला एटम क्या है, ठीक है? अगर पहला एटम सेम है, मूव करोगे सेकेंड वाले पे, सेकेंड वाला सेम है तो मूव करोगे थर्ड वाले एटम पे, ऐसे करके आपको फिर प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? ओके मैम। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देनी है। मास नंबर का आप सिर्फ आइसोटोप, जब आइसोटोप वाला जब केस आएगा तब आप मास नंबर वाली प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। मैम अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो मैम उसमें मॉलिक्यूल होगा मतलब जैसे कि उसमें जो 2 से ज्यादा जो एटम लग रहे होंगे, हाँ, मैम तो उसमें वही करोगे ना, एटम टू एटम चेक करोगे ना बेटा। तो मैम उसमें एटॉमिक जो नंबर देखेंगे उसमें। हाँ हाँ हाँ, बाकी सब में एटॉमिक नंबर देखेंगे। वैसे मास नंबर भी देख सकते हो, एटॉमिक नंबर थोड़ा इजी रहेगा देखने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता मास नंबर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इतना तो कोई याद भी नहीं रखता। बट हाँ, तुम्हें इतना श्योर है कि आयोडीन का ज्यादा होता है, देन ब्रोमीन का होता है, देन क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी लगा सकते हो,
ओके मैम। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और लंबी सी चेन है, हमें मतलब नहीं है क्या लगा हुआ है, हम फिलहाल सीख रहे हैं। तो आपको पता है कौन जीत जाएगा? पहले ब्रोमीन जीत जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और लास्ट में कार्बन वाला। समझ रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं तो आपको पहला आइटम चेक Yes, ma'am. ठीक है। इतने हार्ड नहीं मैम। आते, इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं सिखा रही थी तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मिलेंगे मिलेंगे मनोज, मिलेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता होगा ना कि RS ऑर्डर बताओ, कुछ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, आपको ना मॉलिक्यूल दे रखा होगा, आपको बोलेंगे कि